मैं पूनम कुमारी जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज बीएड विभाग से आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सेमेस्टर 1 का पेपर 1 का यूनिट 1 का टॉपिक है और ये टॉपिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान के संप्रदाय है। आज मैं इस पर चर्चा करूँगी। आइए अब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पर प्रकाश डालेंगे और चर्चा करेंगे। यूँ तो हमारे सिलेबस में व्यवहारवाद और समग्रवाद के बारे में पढ़ना है, किंतु इन दोनों पर चर्चा करने से पहले हमें स्कूल्स को जानना अति आवश्यक है, जिसमें कौन कौन से स्कूल शामिल है। मुख्य रूप से हम 5 स्कूलों को लेके एक संप्रदाय का रूप देते हैं और ये है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद। इन पांचों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगी और उसके बाद व्यवहारवाद और समग्रवाद को स्पष्ट अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि संरचनावाद, संवेदना इसका मुख्य टॉपिक है और आप देख रहे हैं इस टेबल में इसकी विधि अंतर्दर्शन विधि है, प्रयोग विधि है और इसके प्रवर्तक उंट और टीचनर हैं, जो कि 1879 में ये ओरिजिन हुआ। दूसरा है प्रकार्यवाद, जो कि व्यवहार अधिगम इसका मुख्य टॉपिक है। इस पर प्रकाश डाला गया है, इस पर बल दिया गया है और ये अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि को अपनाया गया और इसके प्रवर्तक एंजल और डीवी हैं, जो कि 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। तीसरा है व्यवहारवाद, ये व्यवहार पर आधारित है। इनका मुख्य टॉपिक व्यवहार है, व्यवहार पर अध्ययन किया गया। इनका विधि है निरीक्षण विधि और ये पैवलव, वॉटसन ये सहयोगी और जनक कहे जाते हैं और ये 1912 में इनका प्रारंभ हुआ। अगला है समग्रवाद। इसका मुख्य टॉपिक है प्रत्यक्षीकरण और यह अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण का प्रयोग किया है और इसके जनक वर्दिमर कहलाते हैं या वर्दाइमर कहलाते हैं और इनके सहयोगी कोहलर, कोफका, लेविन हैं और ये 1912 में इनको भी माना गया है। और मनोविश्लेषण अगला संप्रदाय, जो अचेतन अवस्था को लेकर के आगे बढ़ा और अध्ययन किया गया और परीक्षा निरीक्षण इसके मेथड रहे और ये फ्रायड, एडलर, जूंग इनके सहयोगी रहे और ये 19वीं सदी में इसका प्रारंभ माना गया है। यूँ तो पांचों स्कूल पर संक्षिप्त प्रकाश डालें और इसका हम अध्ययन किए। अब एक एक करके सभी संप्रदायों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। संरचनावाद। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट को माना जाता है, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। उन्होंने प्रारंभ में संवेदना के ऊपर अपने अध्ययन किए और इनके अध्ययन के उपरांत यूरोप तथा अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खुली, यानी मनोविज्ञान को एक विज्ञान का रूप दिया गया। और इसको करने के लिए, इस अध्ययन को करने के लिए इन्होंने अंतर्दर्शन विधि को अपनाया। अंतर्दर्शन विधि यानी अपने आप में देखना। यह मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण माना जाता है, इंट्रोस्पेक्शन विधि। और इस विधि के सहारे इन्होंने जटिल मानसिक समस्याओं का अनुभव को लेकर के वास्तव में उस समय संरचनाएं कैसी होती है, इनके सरल मानसिक स्थितियों में मिलकर इन्होंने इसका अध्ययन किया और इनके सहयोगी एडवर्ड तथा टीचनर मुख्य रूप से माने जाते हैं और इन्होंने दर्शन शास्त्र से इसको
अलग अस्तित्व दिया और इसका गौरव इन्हीं सभी को जाता है। प्रयोगशाला के रूप में इन्होंने मनोविज्ञान को एक अस्थायी अस्तित्व दिया और जो कि आज भी हम इसको अपनाते हैं और इसके जरिए हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रमुख जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं और ये डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से ज़्यादा प्रभावित थे। जहाँ तक संरचनावादी रसायन विज्ञान से प्रभावित थे, वहीं पर प्रकार्यवादी जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया और अधिक प्रभावित थे। इनका मानना था कि संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभवों को तत्वों के रूप में विभाजित किया ही नहीं जा सकता है, और यही सोच मन की संरचना को जानना के लिए इन्होंने क्रिया और कार्यों को जानना आवश्यक समझा और इसको जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का किस प्रकार से उपयोग करता है, और यही बल इनके मुख्य अध्ययन का केंद्र रहा, अधिगम प्रक्रिया। और इनके मुख्य सहयोगी जॉन डीवी को माना जाता है और इनके अलावा इनके अन्य सहयोगियों जैसे E.L. थॉर्नडाइक हैं, J.N. कैटल है, R.S. वुडवर्थ है। इन्होंने भी प्रकार्यवाद का समर्थन किया और इनके विचारों को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि प्रकार्यवाद वैज्ञानिक आधार अधिक माना जाता है और यहाँ निसंदेह हम समझ सकते हैं कि यह संरचनावादी संप्रदाय की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। जहाँ तक कि इसके विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम विधियाँ तथा मापन प्रक्रिया की कार्यपरकता पर यह अधिक बल दिया, वहीं में प्रश्नावली, सूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण इन्होंने ही दिया है, यानी प्रकार्यवाद की देन ही कहा जाता है। अगला है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में मनोविज्ञान के क्षेत्र में उभर करके आया और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो कि J.B. वॉटसन थे, इनको जनक माना जाता है और इस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यवहारवाद की विचारधारा को मानने के कारण इस समूह के या इनके सहयोगियों को व्यवहारवादी कहा गया। व्यवहारवादी एक और जहां संरचना और प्रकार्यवाद को अस्वीकार किया और कहा कि अंतर्दर्शन तथा चेतना के प्रयत्न की व्यवहारिक उपयोगिता को नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रयत्न के रूप में ये महसूस करने योग्य और मानने योग्य व्यवहार पर ये अपना मन को केंद्रित अध्ययन को केंद्रित किया। इसलिए इन्होंने संरचना और प्रकार्य को अस्वीकार किया। इन्होंने जन्मजात प्रवृत्तियों को भी अस्वीकार किया और इनका मानना था कि मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में हम पशु व्यवहार के अध्ययन पर भी अध्ययन किया जा सकता है। और इन्होंने जीव विज्ञान के विधियों एवं रूसी मनोवैज्ञानिक जो कि पैवलव माने जाते हैं के परिणामों से अधिक प्रभावित थे। इन वॉटसन और उनके शिष्यों के द्वारा प्रवर्तित व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिकवादी, यांत्रिकवादी तथा वस्तुनिष्ठ रूप देकर एक नए युग का आरंभ किया। और इनके सहयोगी B.F. स्किनर, एडवर्ड टॉलमैन और हॉल माने जाते हैं और इन्होंने मुख्य रूप से सहयोग किया। और इनका मानना था कि
वातावरण के महत्व को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को इन्होंने नहीं माना और वातावरण पर अधिक महत्व दिया और बल दिया। इसलिए इन्होंने अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पूर्ण बलन पर जोर देना इनकी विशेषताएं मानी जाती है। और ये शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में भी व्यवहारवाद का प्रभाव हम अधिक देखते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों और पशुओं के व्यवहारों का ही अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसलिए इनका एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा और अध्ययन के क्षेत्र में भी रहा। अगला है समग्रवाद। ये भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में समग्रवाद नामक संप्रदाय का उद्भव हुआ। और ये गेस्टाल्ट, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पूर्णाकार है, यानी यह व्यवस्थित समग्र है। मैक्स वर्दाइमर ये इनके जनक कहे जाते हैं और इनके सहयोगी कोहलर, कोफका तथा कुटलेविन आदि हैं, जो कि ये सहयोग दिए हैं। इस समुदाय के मानने वाले का विचार था कि संरचनावादियों, प्रकारवादियों तथा व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान का अध्ययन एक गलत रास्ता चुन लिया, जो कि समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अनुभव तथा व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में करके उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसकी तुलना ये संपूर्ण अनुभव को लेकर किए, यानी एज अ होल, समग्र रूप से किसी समस्या को देखने की कोशिश किए, ना कि किसी समस्या के एक एक यूनिट को हम समझने की कोशिश करें। इनका विचार था कि ये पूरी समग्रता को देखे और उसका निदान करने की इन्होंने प्रयास किया। ये किसी भी परिस्थिति अथवा समस्या के समाधान के समय अंतर्दृष्टि की प्रमुख भूमिका रही, यानी इन्होंने इस विधि को अपनाया। इनके अनुसार समग्र रूप में देखते समय उनके विभिन्न अंगों के बीच के अनोखे संबंधों एवं अनोखी अंतःक्रियाओं को पहचानना ही अंतर्दृष्टि माना है इन्होंने। और ये समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत भी किया। ये व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, अंतर्विषयी अधिगमन, शिक्षा, उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर जोर देने की भी प्रवृत्ति गेस्टाल्टवासियों की देन है और इनको माना जाता है। ये उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर भी विशेष जोर दिए। अगला है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक या प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है और ये 1856 से 1939 तक इनकी समय माना जाता है, अवधि मानी जाती है। इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए द्वंद्व तथा मानसिक व्यक्तिक्रम यानी मेंटल डिसऑर्डर के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छुपे रहते हैं, इन्होंने इसका अध्ययन किया और इसको माना। अचेतन के अध्ययन के लिए फ्राइड ने मनोविश्लेषण की एक विधि बनाई, जो कि विधि का आविष्कार किया, जो कि मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह को माना जाता है और ये स्वप्न विश्लेषण पर भी आधारित है। सिगमंड फ्राइड एक चिकित्सक थे और इन्होंने इसी के आधार पर निदानात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहलाएं और ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत ही बोलबाला रहा। ये मनोविज्ञान के योगदान में, विश्लेषणवाद के योगदान में ये एक चर्चित चिकित्सक रहे, जो कि मनोरोगों को
मनोचिकित्सा से अधिक संबंधित होने के कारण मनोविश्लेषणवाद में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिए और इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाई और ये लंबे समय तक अपना निदानात्मक यानी चिकित्सा मनोविश्लेषण के रूप में भूमिका को निभाया और अपना योगदान दिया। संक्षेप के तौर पर मनोविज्ञान के संप्रदाय को हम इस तरह से कह सकते हैं कि इनमें कुछ आलोचनाएं भी हुई, ये कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका भी निभाएं, यानी इन सभी स्कूल्स को मिला करके हम एक संप्रदाय को शिक्षा के उपयोग में लाते हैं और उसमें बेहतर भूमिका देखते हैं। इसमें संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण को आज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी आगे हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए। इस तरह से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बारे में हम सभी चर्चा किए और इन सभी स्कूलों के बारे में जानने की कोशिश की। धन्यवाद।